Hello students, I am starting with the next topic, ग्रीक आर्किटेक्चर, जिसमें से सबसे पहला होगा उसका फैक्टर अफेक्टिंग ग्रीक आर्किटेक्चर। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रीक आर्किटेक्चर में सबसे पहला कंडीशन है जियोग्राफी। ग्रीक की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी थी उस टाइम की, इसके बारे में। तो ग्रीक की जियोग्राफी के बारे में, क्योंकि आप हम लोग तो वही इंडिया की जियोग्राफी पढ़ने काफ़ी है, ग्रीक की जियोग्राफी इतना पढ़ते नहीं है, फिर भी तो ये माना जाता है, माना मीन्स है ऐसा, जो ग्रीक का जो भी पोर्शन था, ये पूरा एरिया जो था, दिस वाज ग्रीक, क्लासिकल एंशिएंट ग्रीक। तो इस एरिया में आप देखेंगे तो बीच बीच में आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या क्या बीच बीच में किस तरह से इसकी लोकेशन है। तो इसकी ग्रीक का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ी एक कोस्टल लाइन थी, एक साइड इसकी बहुत बड़ी इरेगुलर कोस्टल लाइन थी। तो इससे आर्किटेक्चर पे क्या डिफरेंट आएगा, क्योंकि कोस्टल लाइन है और बाकी दूसरे साइड में जो है अलग अलग कंट्रीज़ हैं और अदर साइड से, और इसकी जो एम्पायर है इससे कोस्टल लाइन थी एक। अब कोस्टल लाइन इतनी बड़ी होने की वजह से क्या है कि कोस्टल लाइन का जो आर्किटेक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब कोस्टल लाइन भी इतनी ज़्यादा लंबी इसकी कोस्टल लाइन थी कि इसमें एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो जाती थी, उसकी वजह से इनमें काफ़ी चेंजेस थे आर्किटेक्चर में। दूसरी कंडीशन ये थी कि ग्रीक अम्पायर का जो भी इंटरनल था उसमें भी कई हिली एरियाज़ थे। एक हिली एरिया से दूसरे हिली एरियाज़ के बीच में काफ़ी इसके इंटरमीडिएट एरिया पड़ता था, प्लेन पड़ते थे, जो कि उस वक्त के ग्रीक में मौजूद थे। तो अब इससे क्या होता था आर्किटेक्चर में, क्या इसका बेनिफिट या पॉइंट, कि अगर एक हिली एरिया से, एक हिल से दूसरे हिल्स के बीच में जो प्लेन पड़ रहा है और उसके बाद अगले हिल से अगले हिल के बीच जो प्लेन पड़ रहा है, तो इस एक के डिवीज़न आया है, तो पूरा एक अम्पायर। तो एक अम्पायर होने की वजह से इस पे और इस पे उसी एक आर्किटेक्चर का इफेक्ट रहेगा, मगर इस बीच की जो ये हिल है, हिल के सेपरेशन की वजह से इस आर्किटेक्चर से इस आर्किटेक्चर में माइनर डिफरेंस भी हो सकता है, माइनर डिफरेंस भी होगा। जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में जो भी राजस्थान एरिया है वहाँ का अलग, प्लेन एरिया में कंस्ट्रक्शन अलग, पहाड़ एरिया में अलग, जहाँ पे पहाड़ में भी जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है वहाँ का कंस्ट्रक्शन अलग होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी। तो एक्चुअल में ग्रीक पूरा एक स्टेट ना होकर के कई स्टेट का कॉम्बिनेशन था उस टाइम का। स्टेट के कॉम्बिनेशन की वजह से सब में अलग अलग सबकी स्पेसिफिकेशन थी, सबकी अलग अलग पॉइंट थे। कुछ उसमें से ट्रेडर्स थे, कुछ जो है फाइटर्स थे वो जो है वॉर के, तो सबका अपना अलग रहने का तरीका था, सबका अलग पॉइंट था, मगर उसमें भी डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी देखने को मिलती है एक सेम अम्पायर होने की वजह से। तो ये था जियोग्राफिकल कंडीशन उसकी जो ग्रीक की। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल कंडीशन। जियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, मैं इसको कैमरा ऑफ कर देता हूँ। जियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, जियोलॉजिकल में क्या था, जियोलॉजिकल में मार्बल वहाँ पे काफ़ी प्लेंटी थे। और मार्बल से फ़ायदा क्या हुआ, मार्बल से क्या फ़ायदा होगा, पूरा पहाड़ी एरिया था ग्रीक पहाड़ी एरिया होने पे, और वहाँ पे मार्बल्स थे। मार्बल आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल माना जाता है, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी रिच ब्यूटीफुल मटेरियल है। तो उससे जो टेक्सचर डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर पर डिफरेंट इफेक्ट आया उसका। ईज़िली अवेलेबल था, तो आप ग्रीक में जितने भी स्टेचूज़ थे, ग्रीक में जितने भी स्टेचूज़ थे वो सारे के सारे इस पर डिपेंडेंट थे। इस तरह की चीज़ें ग्रीक से जो है जियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से मिली। मार्बल जहाँ पे अवेलेबल नहीं था, क्योंकि बताया मैंने कई अलग अलग स्टेट थे पूरे, काफ़ी लंबा कोस्टल लाइन है, काफ़ी बड़ा एरिया था ग्रीक का, तो जहाँ पे मार्बल अवेलेबल नहीं था वहाँ पे अदर स्टोन अवेलेबल थे, जिससे कि कंस्ट्रक्शन वहाँ का रहा।
तो अब जब मार्बल नहीं था तो अदर स्टोन था, तो अदर स्टोन होने की वजह से आर्किटेक्चर में कुछ अलग डिफरेंस देखने को मिलता था। बहुत ज़्यादा सरफेस डेकोरेशन नहीं करते थे। रीज़न कि इस मार्बल में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि सरफेस डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, खुद उसका सरफेस अगर बना दिया जाए ढंग से, उसकी पॉलिशिंग कर दी जाए, तो खुद उसका सरफेस इतना ज़्यादा टेक्सचर्ड होता है कि ज़्यादा उसमें डेकोरेशन, सरफेस डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, रिलीजियस। ग्रीक में रिलीजन का टोटली डिफरेंट मैटर था। जैसे कि इजिप्शियन में था, इजिप्शियन में प्रीस्टहुड सबसे ऊपर था, प्रीस्ट ने जो कह दिया, जैसा कर दिया, जो रूल बना दिए, वो रूल को फॉलो होना है, सर्वे सर्वा जो वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, उस टाइप का ग्रीक में ऐसा कुछ था नहीं। ग्रीक का जो रिलीजियस सिस्टम था वो किसी एक गॉड, जैसे हाँ इस चीज़ में सिमिलर था इजिप्शियन से, कि किसी एक गॉड या गॉडेस के ऊपर नहीं था। जिस तरह से इजिप्शियंस का अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गॉड या गॉडेस हुआ करते थे, उसी तरह ही ग्रीक्स का भी ऐसे ही था। जैसे आप देखेंगे इसमें ये अर्थमिस, अर्थमिस अर्थमिस गॉड ऑफ चेस, हर्मिस मैसेंजर ऑफ गॉड, अलग टाइप के गॉड और सबका एक स्पेसिफिक रोल। ऐसे ही बहुत कई टाइप के गॉड्स हुआ करते थे। एरिस गॉड ऑफ वॉर, हेराक्लिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे कुछ आप लोग बोलते हैं हरक्यूलिस, हरक्यूलिस वही है। अब ये कहीं किसी ड्रामा सीन से लिया गया फोटो है, एक्चुअल में ये है हेस्तिया, गॉडेस ऑफ हेर्थ एंड होम। हेर्थ एंड होम में आप लोग इंडिया के किसी गॉड या गॉडेस से अगर कंपेयर करना चाहें तो समझ लीजिए जैसे भगवान विश्वकर्मा हैं, भगवान विश्वकर्मा को स्मिथ माना जाता है कि रचयिता, तो उस तरह से ये हेर्थ और होम के लिए भट्ठी और घर। भट्ठी मतलब जो भी मेटल का, जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन मेटल का, जो भी क्राफ्टमैनशिप, और घर के लिए, ना कि गॉड ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो ये था इनका रिलीजियस फैक्टर। अभी रिलीजियस फैक्टर आर्किटेक्चर पे कैसे डिपेंड होगा? आर्किटेक्चर में जितने गॉड, जितने देवी देवता, सब हर एक देवी देवता के लिए अलग टाइप का मंदिर, अलग टाइप के मंदिर में कुछ न कुछ आर्किटेक्चर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रीस्टहुड नहीं था और ना ही कोई स्क्रिप्चर था, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, इस टाइप का ग्रीक्स किसी स्क्रिप्चर पे मानते नहीं थे। नेचुरल एक्टिविटीज़ के ही रिलेटेड सारे गॉड्स थे, जो भी उनका वॉर के लिए, हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक कोई गॉड या गॉडेस थे। इस टाइप का उनका रिलीजियस बिलीफ था। रिलीजियस बिलीफ से फ़ायदा ये कि जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर एक गॉड या गॉडेस के स्टेचू, उससे आर्किटेक्चर चेंज, उनकी टेम्पल, उससे आर्किटेक्चर चेंज, हर चीज़ से आर्किटेक्चर में एक नया चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्किटेक्चर किसके बेसिस पे? रिलीजियस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्चर में जो चेंजेस आने थे, जैसे कि इंडिया में है प्लेन एरिया, साउथ इंडिया में आर्किटेक्चर, वहाँ पे क्लाइमेट अलग है, सेंटर में अलग है, और हिली एरियाज़ में देखा जाए तो वहाँ पे क्लाइमेट अलग है। उसी तरह से ग्रीक एग्जैक्टली वैसे ही था। ग्रीक में वैसे तो माना जाता है कि जो मेन पोर्शन है इसका, यहाँ का कॉन्टिनेंटल जो भी यहाँ का लोकल जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट कोल्डर विंटर, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती थी। मगर जो साउदर्न और सेंट्रल पोर्शन जो कंट्री का था, साउदर्न एंड सेंट्रल पोर्शन में कंट्री था, उसमें कुछ मेडिटेरियन में थोड़ा गर्मी, ड्राई समर और माइल्ड वेट विंटर, जो विंटर थी वो कम हल्की, यानी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट, एक बीच का
जिसमें समर थोड़ा ड्राई, हॉट समर और वेट विंटर, ये इस टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे मौजूद था, जो कि ग्रीक में। ग्रीक क्यों? क्योंकि जैसे इंडिया की सिचुएशन है, कोस्टल लाइन भी है, पहाड़ भी हैं, मैदान भी है, उसी टाइप का ग्रीक भी इसी टाइप के कंडीशन से बना हुआ है। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर। सोशल सोशल स्ट्रक्चर में क्या था? सोशल स्ट्रक्चर में ग्रीक में स्टेट अलग अलग थे। स्टेट अलग अलग थे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। ग्रीक में जैसे कि ट्रेडर और जो वॉर फाइटर, अगर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग उनकी कम्युनिटी थी। कम्युनिटी अलग अलग, उनको अलग अलग गॉड से, कोई स्टेट माना जा रहा है जहाँ पे गॉड ऑफ विक्ट्री को पूजा जाता है, कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ की पूजा हो रही है। तो इससे क्या हुआ, उनके आर्किटेक्चर में काफ़ी डिफरेंस आया। मगर था तो एक अम्पायर, ग्रीक अम्पायर। तो ग्रीक अम्पायर में एक यूनिटी देखने को मिलती है हर जगह। इसमें से एक यूनिटी, उनका जो सोशल लाइफ के बारे में उनके आर्किटेक्चर से पता चलता है, वो कुछ इस टाइप का है, जो कि मैंने पीछे दिखा रखा है। उनका जो कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन वो जो है इनसाइड ओपन टाइप का, यानी कि आउटर साइड में कोई विंडो नहीं है। जैसे ये घर आप देख रहे हैं, तो ये इसका आउटर साइड है। इधर से जब देखेंगे, इस सब साइड से, इस हिस्से से यहाँ देखेंगे, कोई विंडो का ज़्यादा जो यूज़ नहीं करते थे आउटर साइड से। थोड़ा सा आप इसे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेटर्स भले ही हैं, पर विंडोज़ ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे आउटर साइड में। और सेंटर में एक कोर्टयार्ड ज़रूर होता था। सेंटर में कोर्टयार्ड ज़रूर होता था। जैसे कि आज अभी कुछ सेंट्रल और कुछ एरिया में इस तरह के कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। शायद पहाड़ी एरिया में भी इस तरह कंस्ट्रक्शन हो गए, तो कोर्टयार्ड, एक आंगन बीच में बनना ज़रूरी था। रूम और वरांडा, जैसे रूम और रूम के सामने स्पेस, ये वरांडा का, और सब के सब फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ फेसिंग। इससे क्या पता चलता है कि एक, जो कह सकते हैं कि कंबाइंड फैमिली टाइप का, उनमें उनमें ज़्यादा प्रचलन था अलग अलग रहने, क्योंकि अलग टाइप के अगर इस तरह का हाउसिंग बनाएंगे नहीं। जब कंबाइंड फैमिली होगी तो इस तरह में सब सेपरेट होते हुए भी एक साथ रहेंगे। तो वहाँ से इस आर्किटेक्चर से वहाँ के सोशल लाइफ का पता चलता है। एक, और ये जो कोर्टयार्ड बेसिकली सबसे फोकस पॉइंट होता हुआ करता था कोर्टयार्ड का। इसमें आप कुछ और पॉइंट पढ़ने हो तो मैं ये स्लाइड पीछे कर रहा हूँ, इसमें वो सारी चीज़ें दिए गए हैं, जिसको आप स्नैपशॉट लेके इत्मीनान से पढ़ लेंगे। ये हो गया आपका सोशल लाइफ का, सोशल का कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में जैसे कि इस पीडीएफ में, पीपीटी में दिया हुआ है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, कोई आप हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ग्रीक की जो हिस्ट्री रही है, कि वहाँ पे इंटरनल राइवल्स भी टाइम टाइम पे रहे हैं। इंटरनल राइवल्स, वॉर एंड विक्ट्री, क्योंकि जब वॉर होती थी तब कंस्ट्रक्शन उस टाइम का, उसके बाद विक्ट्री के बाद जब कुछ बेनिफिट होता था वॉर का, उस टाइम का जो जो वहाँ पे जो वॉर के विनर हुआ करते थे, उनके लिए कुछ टेम्पल, पैलेस, या फिर कुछ कुछ भी कंस्ट्रक्शन। तो ग्रीक और अलग अलग कम्युनिटीज़ वहाँ पे थी, जो भी हिस्टोरिकल था। आपस में लड़ाई झगड़ा भी था। अलेक्जेंडर का भी एक टाइम आया। अलेक्जेंडर के बाद पूरी पूरी जो है वो ग्रीक बिखर गया था अलेक्जेंडर के बाद। फिर बाद में रोम ने इसको ओवरकम किया। रोम ने के अंडर में फिर से ये नए सिरे से फ्लोरिश होना स्टार्ट हुआ। तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है कहाँ क्या कब हुआ, बस ये था कि आर्किटेक्चर में किस तरह से डिफरेंस आया। क्योंकि जब रोमन एम्पायर ने इनको ओवरकम किया, तो ऑब्वियसली रोम एम्पायर का इफेक्ट उस वहाँ के आर्किटेक्चर पे आएगा। रोमन एम्पायर ने जब से इसको ओवरकम किया। अलेक्जेंडर के टाइम पे अलेक्जेंडर ने काफ़ी एक्सपैंड किया था अपने पूरे राज्य को। तो अलेक्जेंडर ने कि जो ग्रीक को एक अलग ही लेवल पहुंचा दिया। बेबीलोनिया तक भी वो पहुंच गया था। तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ का कुछ आर्किटेक्चर ग्रीक में आया होगा, ग्रीक का कुछ आर्किटेक्चर उस तरफ इन्फ्लुएंस हुआ होगा। तो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री की वजह से आर्किटेक्चर जो है इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रीक आर्किटेक्चर। अब जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी
आर्किटेक्चरल कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज़ है। अभी मैं आगे फिर से इसको पढ़ाऊँगा, इसको आप देख के रखेंगे। ये ओपन थिएटर का जो भी चीज़ है, ओपन थिएटर जैसे अब आजकल के स्टेडियम बनते हैं, ये ग्रीक से नहीं स्टार्ट किया था। ओपन थिएटर आप देख सकते हैं पीछे पिक्चर ये इतनी बड़ी, तो ये देख सकते हैं कि मॉडर्न टाइम के जो भी स्टेडियम बनता है वो कुछ इसी चीज़ से मिलता जुलता है। इसको एरिना भी बोलते थे, एरिना, ओपन थिएटर। ओके, तो अभी ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल कैरेक्टर, फिर उसके एग्जांपल्स में ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा।